चलें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ फाइन। तो तमाम बच्चे जो सलाम कर रहे हैं उनको मेरा वालेकुम अस्सलाम, और जो नहीं कर रहे उनको मेरा सलाम। अच्छा जी, कल जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसकी मैंने वर्कशीट भी अपलोड कर दी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा जो वोकैबलरी की फर्स्ट 10 शीट्स थी जो हमने एग्जाम से पहले डिस्कस की थी, उनको भी मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक उनको नहीं देखा था तो काइंडली उसको देख लें और उसका सोल्यूशन कर लें। हमारा नया टॉपिक जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं और वो है क्वेश्चंस बेस्ड। देखिए, सवालात की बहुत सारी मुख्तलिफ अक़साम है, लेकिन हमें जिन दो सवालात को डिस्कस करना है उनमें से एक है एम्बेडेड क्वेश्चन और दूसरा है टैग क्वेश्चन। मैंने इसको जूम कर दिया सो यू कैन सी क्लियरली एम्बेडेड क्वेश्चन एंड टैग क्वेश्चन। एक एक करके हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसका वर्कशीट करेंगे। ये बहुत ही कॉमन एरर्स हैं इन दो सवालात के ऊपर, और आमतौर पे हम इससे नावाकिफ होते हैं। तो देखिए, एम्बेडेड क्वेश्चन से क्या मुराद है। एम्बेडेड क्वेश्चन इज बेसिकली एन इंक्लूडेड क्वेश्चन इनटू अनदर सब क्वेश्चन और अ सब स्टेटमेंट। कभी ऐसा होता है कि हम जो सवाल करते हैं वो सवाल डायरेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, आपने दोस्त को देखा कि उसने एक शर्ट पहनी है और बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, तो आपने उसे देखते ही उससे सवाल किया कि तुमने ये शर्ट कितने की ली। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमने ये शर्ट कितने की खरीदी। एक होता है कि आप अपने सवाल को किसी एक और सब क्वेश्चन या सब स्टेटमेंट में इंक्लूड करके पूछें। मिसाल के तौर पर आप यही सवाल इंक्लूड करते हैं एक और सब क्वेश्चन में, यानी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये शर्ट कितने की ली। अब असल सवाल तो अपनी जगह के ऊपर जूं का तू मौजूद है, लेकिन आपने उसको इंक्लूड कर दिया एक सब क्वेश्चन में, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो जब आप किसी सवाल को एक और छोटे सवाल में या स्टेटमेंट में इंक्लूड करके पूछें तो उस सवाल को एम्बेडेड क्वेश्चन या इंक्लूडेड क्वेश्चन कहा जाता है। एक और मिसाल देख लीजिए। मिसाल के तौर पर आपने अपने दोस्त से पूछा कि कल तुम क्लास में नहीं आए थे। अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कल तुम क्लास में नहीं आए थे। लेकिन अगर इसी सवाल को आप किसी सब स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दें, मिसाल के तौर पर आप उससे कहें कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम कल क्लास में नहीं आए थे। अब असल सवाल तो अपनी जगह जूं का तू मौजूद है, लेकिन आपने उसको इंक्लूड कर दिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि सब स्टेटमेंट में। तो ये क्या बन गया, ये इंक्लूडेड क्वेश्चन यानी एम्बेडेड क्वेश्चन बन गया। तो बात समझ में आ रही है। अगर आप अपने सवाल को, जो मेन सवाल है आपका, उसको किसी सब क्वेश्चन में या किसी सब स्टेटमेंट में इंक्लूड करके पूछें तो वो बन जाता है एम्बेडेड क्वेश्चन। अच्छा, अब जरा बुनियादी सा एक स्ट्रक्चर देखिए। हम जब भी कोई सवाल बनाते हैं, जैसे यहां आप देख सकते हैं, तो उस सवाल के अंदर पहले वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। एज यू कैन सी, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हमेशा हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आप कोई सवाल बनाएंगे तो उसमें वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। मिसाल के तौर पर ये सवाल है, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी। अब इसमें जो सब्जेक्ट है ट्रेन वो बाद में है, और जो वर्ब है विल वो पहले है। यू कैन सी क्लियरली कि विल पहले आ रहा है और द ट्रेन बाद में आ रहा है। तो सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ आर यू, एक बहुत ही सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, हाउ आर यू। अब इसके अंदर भी जो वर्ब है आर वो पहले आया और जो सब्जेक्ट है यू वो बाद में आया। तो किसी भी तरह का सवाल आप बनाएंगे उसमें ये चीज आपको कॉमन नजर आएगी। हर सवाल के अंदर
पहले क्या आता है बेटा? पहले वर्ब आता है, और फिर क्या आता है? फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट बनाएं, सवाल के बजाय स्टेटमेंट बनाएं, तो स्टेटमेंट में क्या होगा? स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा। बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है। मिसाल के तौर पर ये जुमला है, आई एम हैप्पी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई, सब्जेक्ट पहले है, और वर्ब क्या है? एम, वर्ब बाद में है। सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है। इसी तरीके से इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, कल हमने ये जुमला डिस्कस भी किया। फनी मतलब स्ट्रेंज। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, और वर्ब क्या है? इज है। तो सब्जेक्ट पहले आ रहा है और वर्ब बाद में आ रहा है। इसी तरह से बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स है, पहले आया। वर्ब क्या है? फ्लाई है, बाद में आया। तो ये बुनियादी फर्क है, इसको जहन में रखिएगा कि जब आप कोई स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट के अंदर पहले सब्जेक्ट होगा, बाद में वर्ब होगा। और जब आप कोई क्वेश्चन बनाएंगे, सवाल बनाएंगे, तो उसमें हमेशा वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा। जैसे आई एम हैप्पी, अगर इसको आप सवाल बनाएं तो क्या हो जाएगा? एम आई हैप्पी। इसी तरह इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इसको आप अगर सवाल बनाएं तो क्या हो जाएगा? इज इंग्लिश अ फनी लैंग्वेज। तो ये बुनियादी सी बात है, लेकिन यही असल बात है जिसको हमने जहन में रखना है। अब अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो अब आ जाइए एम्बेडेड क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, एम्बेडेड क्वेश्चन जो है वो होता तो सवाल है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट फॉर्मेट, बनता है स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर। बस इतनी सी बात है। यानी एम्बेडेड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, बट इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट। इसको बनाया जाएगा स्टेटमेंट के फॉर्मेट के ऊपर। ये बुनियादी बात है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। ठीक है, अभी मैंने इसको एम्बेड नहीं किया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। सब्जेक्ट बाद में है ट्रेन, और वर्ब पहले है विल। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मैं आपसे कहता हूं कि इस सवाल को आप इंक्लूड कर दें, आई वॉन्ट टू नो। ये एक सब स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया, आई वॉन्ट टू नो। मैंने आपसे कहा कि आप इसको इंक्लूड कर दें सवाल को आई वॉन्ट टू नो के अंदर। तो अब जब आप इसको इंक्लूड करेंगे तो ये बन जाएगा एम्बेडेड क्वेश्चन, और सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में चला जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है? आई वॉन्ट टू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव। ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसमें विल पहले था और ट्रेन बाद में था, व्हेन विल द ट्रेन। लेकिन जब आपने इसको एम्बेड कर दिया तो फिर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्मेट पर आ गया। ट्रेन पहले आ गया, वर्ब बाद में चला गया। आई वॉन्ट टू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव, और आखिर में क्या है? फुल स्टॉप है। अगर आप अपने सवाल को किसी स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो दो बातें याद रखें। एक, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेटमेंट वाला हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और दो, उसका जो पंक्चुएशन मार्क है, अभी किसी ने सवाल किया पंक्चुएशन का, तो एम्बेडेड क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होगा तो उसके आखिर में फुल स्टॉप आएगा। बात समझ में आ रही है बेटे आपको? तो देखें, ये एक बड़ा बेसिक सा आप कहें कि स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर बाज वक़ात बच्चे जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हाँ बेटे, हो सकता है नेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, आवाज में अगर क्लियर आ रहा है तो। यहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। लेट्स सी, अभी देखें आप जरा, बेहतर है पहले से? आवाज क्लियर है? कुछ कम हो गई है? अभी ठीक है बेटा? क्लास बस बेटा तकरीबन 7:30 पे स्टार्ट हुई है हसबा। अच्छा, जो बच्चे बाद में आए हैं या आवाज बीच में कट गई थी, हुरिया है, नवाल है, आ, तेहामी है, महताब हैं, बेहतर है महताब कह रही है, ठीक है जी। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, नो प्रॉब्लम। वॉइस के अंदर अगर प्रॉब्लम था तो मैं उसको दोबारा से
रिमूव कर देता हूं। मूसत एक दफा इसको रिपीट कर लेते हैं बेटा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है क्वेश्चन। एक होता है स्टेटमेंट जिसमें सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आता है। आई एम हैप्पी, सब्जेक्ट पहले है आई, वर्ब बाद में है एम। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, सब्जेक्ट पहले है इंग्लिश और वर्ब बाद में है इज। एक होता है स्टेटमेंट। लेकिन जो सवाल होता है, क्वेश्चन जब आप बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, उसके अंदर वर्ब पहले चला जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप आई एम हैप्पी को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्मेट के बजाय वर्ब प्लस सब्जेक्ट के फॉर्मेट पर ले आए। अच्छा अच्छा एमन, वेलकम टू द क्लास एमन, इट्स गुड टू नो माशाल्लाह। वहाँ के बच्चे बहुत ही शानदार बच्चे थे। आई रिमेम्बर ऑल ऑफ यू माशाल्लाह। अब आज अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कि साउंड बफर कर रहा हो या ग्लिच आ रहा हो साउंड के अंदर। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसको। कुमार, बेहतर है पहले से आवाज? मजा नहीं आ रहा, अरसलान कह रहे हैं। अरसलान, अब मैं क्या करूं बेटा आपके मजे के लिए। देखें, गुल मोहम्मद ओके है, गुल मोहम्मद कह रहे हैं कि ओके सर, बेटर नाउ। बस किंजा ये थोड़ा सा चलता रहता है मामला कशमाला, थैंक यू। ये एम्बेडेड क्वेश्चन दिखा दें जी बेटा, एम्बेडेड क्वेश्चन मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। मच बेटर, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा इस पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में सही हो जाएगा। सिग्नल्स मेरे ख्याल में थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं, उसकी वजह से शायद आवाज में ग्लिच है। तो मैं इसको रिपीट कर दूं एक बार कि एम्बेडेड क्वेश्चन वो सवाल होता है जिसको बनाया जाता है किसी एक और सवाल में या किसी एक और स्टेटमेंट के अंदर जोड़कर। अच्छा अच्छा बिस्मा, गुड, थैंक यू बिस्मा। तो मोहम्मद अहमद, इसका मतलब ये है कि हम बातें करते हैं फिर टॉपिक छोड़ देते हैं, क्या ख्याल है? मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि सर जब आप बातें करते हैं तो आवाज सही आने लगती है, और पढ़ाना शुरू करते हैं तो आवाज में क्लिच आ जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, बातों बातों में पढ़ा देता हूँ, आप ये समझें कि हम बातें ही कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और राइट, योर वर्ड फाइल हमें मिल गई है, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। मानूर, ट्रू, दैट्स ट्रू सुमेर, ओके फाइन। जी सिग्नल बाज वक़्त प्रॉब्लम करते हैं शान, आपको पता ही है। कट रही, मंसूर वॉइस कट रही है, अभी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह बेटा, बेहतर हो जाएगी। बस आप जुड़े रहिए साथ इंशाल्लाह, वॉइस की फिक्र ना करें। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उसके अंदर इंशाल्लाह आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास जो एसओएस है, स्कीम ऑफ स्टडीज है, उसके अंदर जो दूसरा टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं इनफैक्ट, वो है क्वेश्चंस का टॉपिक। और उसके अंदर पहला सवाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एम्बेडेड क्वेश्चन का। जी बेटा बिल्कुल, एनईटी के पास पेपर्स को इंशाल्लाह हम करेंगे। सना कह रही है मेरी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं कटी है, थैंक यू सना। आपके स्टेटमेंट से मैं मोरली बूस्ट हो गया हूँ कि इसका मतलब कहीं कहीं प्रॉब्लम है, अक्सर बच्चों को आवाज सही आ रही है, ठीक है शिफा, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं जरा स्टेटमेंट को, आपके जो चैट्स है उसको मैं नहीं देखूंगा थोड़ी देर के लिए, प्लीज कंसंट्रेट करेंगे हम टॉपिक के ऊपर। तो वापस आ जाइए, सवालात के अंदर पहला सवाल जो है वो एम्बेडेड क्वेश्चन है। देखिए, ये बात तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत ही बच्चों वाली बात है कि कभी भी कोई स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब बाद में होता है। मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी अभी अभी, जैसे वाटर इज कलरलेस, तो वाटर सब्जेक्ट है पहले आया, वर्ब इज है बाद में आया। माई फ्रेंड कैन स्विम, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है पहले आया, कैन वर्ब है बाद में आया। तो कोई भी स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है, सिंपल, ये तो बात जानते हैं आप लोग। लेकिन अगर आप उसको सवाल बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, वर्ब पहले आ जाएगा। जैसे आई कैन स्विम को सवाल बनाएंगे तो कैन आई स्विम, शी इज हैप्पी को सवाल बनाएंगे तो इज शी हैप्पी, ऐसे ही होगा ना, सवाल में वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में आ जाता है।
लेकिन मैं बता रहा था कि एम्बेडेड क्वेश्चन ऐसा सवाल है जो स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर बनता है, यानी होता सवाल है लेकिन इसमें हमेशा सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आता है। और वजह उसकी ये है कि इसको हम इंक्लूड कर देते हैं असल में किसी एक और क्वेश्चन में या किसी एक और स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए आप जरा एम्बेडेड क्वेश्चन की एग्जांपल्स के ऊपर जो मैं आपको दे रहा था। ठीक है, देखिएगा, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके अंदर विल पहले आया वर्ब और ट्रेन बाद में आया सब्जेक्ट। मैंने कहा इसको आप इंक्लूड कर दें आई वांट टू नो में। ठीक है, आई वांट टू नो में जब आपने इसको इंक्लूड किया बेटा तो ये क्या हो गया, आई वांट टू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव। सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब बाद में चला गया और आखिर में फुल स्टॉप आ गया। इसी तरीके से हाउ कैन यू सॉल्व द पजल, हाउ कैन यू सॉल्व द पजल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर वर्ब पहले है कैन और सब्जेक्ट बाद में है यू। मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप इंक्लूड कर दें वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो आइडिया इस सब स्टेटमेंट के अंदर। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी हैव नो आइडिया हाउ यू कैन सॉल्व द पजल। अब देखो सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब बाद में चला गया। इसी तरीके से ये सवाल है वेयर आर दे गोइंग शॉपिंग, वेयर आर दे गोइंग शॉपिंग, सब्जेक्ट बाद में है दे और वर्ब पहले है आर। अब आप इसको इंक्लूड कर दें शी इज नॉट श्योर में। शी इज नॉट श्योर में जब आपने इसको इंक्लूड किया तो सब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब बाद में चला गया। शी इज नॉट श्योर वेयर दे आर गोइंग शॉपिंग। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक बात है और बस इतनी ही सी बात है जिसको आपने याद रखना है कि जब भी आप एम्बेडेड क्वेश्चन बनाएंगे तो वो डायरेक्ट सवाल नहीं होगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा किसमें, एक और छोटे सवाल में या एक छोटे स्टेटमेंट में। अगर वो सवाल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होगा तो आखिर में फुल स्टॉप आएगा। जैसे आपने इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर देखा, आई वॉन्ट टू नो स्टेटमेंट था तो आखिर में फुल स्टॉप लगाया, वी हैव नो आइडिया स्टेटमेंट था तो आखिर में फुल स्टॉप लगाया, शी इज नॉट श्योर स्टेटमेंट था। तो जब स्टेटमेंट के अंदर सवाल इंक्लूड होगा तो आखिर में फुल स्टॉप आएगा। लेकिन अगर आप अपने सवाल को किसी एक और सवाल में इंक्लूड कर दें, मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा दे आर लर्निंग इंग्लिश, राइट, दे आर लर्निंग इंग्लिश। मैंने कहा कि आप इस सवाल को कन्वर्ट कर दें एम्बेडेड क्वेश्चन के अंदर और उसके लिए मैंने आपको ये सब क्वेश्चन दिया। हमारे पास अब तक सब स्टेटमेंट्स आए थे, वी हैव नो आइडिया, शी इज नॉट श्योर, आई वांट टू नो, ये सारे सब स्टेटमेंट थे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको एक सब क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आप इसको इंक्लूड कर दें दे आर लर्निंग इंग्लिश को। डू यू नो, ये मैंने आपको दे दिया एक सब क्वेश्चन। मैंने कहा कि इसको आप इंक्लूड कर दें डू यू नो के अंदर। अब जब आप इसको इंक्लूड करेंगे डू यू नो में तो क्या होगा देखिएगा, डू यू नो इफ, अब ये जो दे आर लर्निंग क्वेश्चन था इसके आखिर में आप देखिए क्या आ जाएगा, दे आर लर्निंग इंग्लिश, सॉरी, डू यू नो इफ दे आर लर्निंग इंग्लिश, आखिर में हमने क्या लगाया, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये बुनियादी फर्क है, पंक्चुएशन मार्क को भी जहन में रखिएगा कि जब सवाल सवाल में इंक्लूड होगा तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा और जब सवाल स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा तो आखिर में क्या आएगा, आखिर में फुल स्टॉप आएगा। तो बात समझ में आ गई बेटा आपको। अब मैं आपके मैसेजेस देख लेता हूँ। एनएडी में वोकैबलरी बिल्कुल आती है बेटा, बगैर वोकैबलरी के बिस्मा सवाल नहीं बन सकता, वोकैबलरी का आना तो लाजमी है। जी बेटा, मानूर अभी आवाज आ रही है, समझ, आवाज नहीं आ रही, हाँ, लास्ट वाला समझ नहीं आया, अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, एक और देखें एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लें तो टेंशन लेंगे। मिसाल के तौर पर, हैव यू फिनिश्ड योर फूड, ठीक है, ये सवाल मैंने आपसे कहा, हैव यू फिनिश्ड योर फूड। मैंने कहा कि इसको आप इंक्लूड कर दें विल यू टेल मी,
ये मैंने आपको एक सब क्वेश्चन दे दिया, विल यू टेल मी। मैंने कहा कि इसके अंदर आप इंक्लूड कर दें। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है अली को, B2026 कह रहे हैं कि आवाज का इशू है जिस वजह से समझने में प्रॉब्लम हो रही है। एयर्स को स्पीकर के पास रखने पर आवाज आ रही है। अच्छा, कान बिल्कुल स्पीकर के पास रखेंगे तो आवाज आ रही है। कुछ भी समझ नहीं आया, आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही बेटा समीरा। आवाज कट रही है। अच्छा बेटा, यहाँ से सिग्नल्स तो पूरे शो हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आवाज का क्या प्रॉब्लम है। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब देखिए, अभी आवाज क्लियर है। अभी क्लियर हो गई आवाज पहले से। अब क्लियर है, ठीक है, फाइन। रिपीट कर देता हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम, रिपीट कर देता हूँ, परेशान ना हो। मैंने आपसे कहा कि एम्बेडेड क्वेश्चन के अंदर आपका जो ओरिजिनल सवाल है वो किसी एक और छोटे सवाल में, ये छोटे स्टेटमेंट में इंक्लूड हो जाता है। और जब आपका सवाल इंक्लूड होता है तो वो फिर एम्बेडेड क्वेश्चन कहलाता है। और एम्बेडेड क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात समझने वाली है कि ये होता तो सवाल है लेकिन बनता स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर है। यानी हमेशा सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आता है। राइट। हो जाएगा इंशाल्लाह, कवर हो जाएगा, परेशान ना हो। ये एक साथ इतने मैसेज करने की क्या जरूरत है, हो जाएगा कवर इंशाल्लाह। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए यहाँ पे, हैव यू फिनिश्ड योर फूड, ये एक सवाल था। राइट। इसमें आपने देखा कि हैव वर्ब पहले है और यू सब्जेक्ट बाद में है। ठीक है, सब सवाल है ना, तो वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। मैंने आगे आपको एक और सब क्वेश्चन दे दिया, विल यू टेल मी। मैंने कहा कि अपने असल सवाल को इस छोटे सवाल में इंक्लूड कर दो। तो जब तुम इसको इंक्लूड करोगे तो ये कैसे बनेगा, देखो, विल यू टेल मी इफ, अभी जो हैव यू था ये यू हैव हो जाएगा। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में चला जाएगा। बिल्कुल बेटा, वर्ड फाइल मिल जाएगी आपको, इसकी PDF मिल जाएगा इसका, परेशान ना हो। हैव यू फिनिश योर फूड जब इंक्लूड होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यू पहले आ जाएगा और हैव बाद में चला जाएगा। विल यू टेल मी इफ यू हैव फिनिश्ड योर फूड। राइट। और क्योंकि ये सवाल सवाल में इंक्लूड हुआ है, विल यू टेल मी में, लिहाजा आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। प्रशांत, इफ हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब वाला सवाल है। देखो याद रखो, एक सवाल वो होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, जैसे कैन यू स्विम, आर यू हैप्पी, विल यू हेल्प मी। ये सारे सवाल हेल्पिंग वर्ब से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सवाल हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, अगर आप उसको एम्बेडेड बनाएंगे तो बीच में कनेक्ट करने के लिए आपको इफ लगाना पड़ेगा। और एक सवाल वो होता है जो WH वर्ड से बनता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। तो जब आप WH वर्ड से सवाल बनाएंगे तो फिर आपको इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ऊपर सी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वेयर आर दे गोइंग शॉपिंग। राइट। वेयर आर दे गोइंग शॉपिंग, ये वेयर क्या था, WH वर्ड था। तो हमने जब इसको एम्बेडेड बनाया, शी इज नॉट श्योर में इंक्लूड किया, तो मैंने वहां इफ नहीं लगाया। शी इज नॉट श्योर वेयर दे आर गोइंग शॉपिंग। तो यहाँ वेयर खुद कनेक्ट करने का काम कर रहा है, लिहाजा इफ की जरूरत नहीं है। वेदर भी लगा सकते हैं जी किंजा, बिल्कुल, इफ और वेदर दोनों का एक ही मतलब होता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं इसकी छोटी सी वर्कशीट है उसकी तरफ। ठीक है, हम सोल्यूशन करेंगे इंशाल्लाह तो ये और वाजे हो जाएगा। टेंशन ना लें बिल्कुल भी, सोल्यूशन करने से सूरत हाल जो है वो जरा बेहतर हो जाती है ना। मैं आपके सामने एक वर्कशीट जो है वो शेयर कर रहा हूं और उसमें आप देखेंगे कि आपको एम्बेडेड क्वेश्चन की
एक एक्सरसाइज जो है वो नजर आएगी, उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एम्बेडेड क्वेश्चन की एक्सरसाइज को हम करेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये देखिएगा बेटा, अब जरा इसको मेरे साथ सॉल्व कीजिए प्लीज। अच्छा, ये मैंने वही वाली फाइल शेयर कर दी है दोबारा, हम सॉरी। एम्बेडेड क्वेश्चन की ये आ गई आपके पास वर्कशीट, ठीक है। ये देखिएगा, अब जरा मुझे बताइए आंसर्स। विल वर्ब है बेटा, जी बिल्कुल विल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। जी, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा बेटा और वर्ब बाद में चला जाएगा। देखिए नंबर वन देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। देखिए बेटा अभी आपको जवाब मिल जाएगा, आई वंडर। गुड हेरा, आई वंडर, ये मैंने आपको एक सब स्टेटमेंट दे दिया, गुढ़ा दिया। डू नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डू हमने इस्तेमाल किया है सवाल बनाने के लिए। आई वंडर में इसको इंक्लूड करें, आई वंडर व्हाट, ये डू हेल्पिंग वर्ब था, सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, लेकिन एम्बेडेड बनेगा अफर्मेटिव के यानी स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर, तो डू निकाल देंगे। आसान सी बात याद रखो कि एम्बेडेड क्वेश्चन के अंदर डू वर्ब्स इस्तेमाल नहीं होते, सिंपल बस। डू डज डिड ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जब आप एम्बेडेड क्वेश्चन बनाते हो तो उसके अंदर डू डज डिड इस्तेमाल नहीं होता, उसको आप निकाल दो। तो आई वंडर व्हाट यू नो अबाउट मी। वेरी गुड, शाबाश। उमेरा, अरसलान, एक एक करके बच्चे जवाब दे रहे हैं। अरसलान ठीक है। मूसा, न्यू नहीं आएगा बेटा, टेंस चेंज नहीं करेंगे मूसा, हमें खाली सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को स्विच करना है, बाकी टेंस चेंज नहीं होगा। मोहम्मद उसामा, जैनब ठीक है, उस्मान ठीक है, यू वेलकम मूसा। आई वंडर व्हाट यू नो अबाउट मी, ओके। अच्छा नंबर टू देखें, व्हाई वाज ही रनिंग लेट। Why was he running late? अब was पहले है verb और ही बाद में है subject, इसको इंक्लूड करो I'd like to know के अंदर। I'd like to know, yes, क्या हो जाएगा? शाबाश फैसल, निसा, किंजा, अच्छा ये नाम प्रोग्रेटरी मेरे ख्याल में मैं पढ़ नहीं पाया सही से। गुल मोहम्मद, I'd like to know why he was running late, बिल्कुल सही है। I'd like to know why he was running late। अब आप देखो बात समझ में आ गई ना, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब बाद में जा रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन होता यह है कि जब ये हमारे सामने लिखा हुआ आता है ना और सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले होता है, तो हम एट ए ग्लांस इसको पकड़ नहीं पाते। बात तो छोटी सी है, लेकिन बात छोटी ही होती है तवज्जो के लिए, है ना। छोटी सी बात बाज वक़ात बहुत बड़ा मसला बन जाती है। तीसरा देखो, इफ कैन इट बी डन बाय टुमारो, कुड यू प्लीज टेल मी। अब देखो यहां क्योंकि सवाल WH वर्ड से नहीं बना, कैन से बना है, कैन इट बी डन हेल्पिंग वर्ब से बना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से जब सवाल बनता है तो बीच में कनेक्ट करने के लिए इफ लगाना पड़ता है, वो इफ मैंने ऑलरेडी लगा दिया आपकी आसानी के लिए। कैन इट बी डन बाय टुमारो, कुड यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज टेल मी। इफ, इफ लगाओ बीच में बेटा, हिताची, could you please tell me if, yes, it can be done, it can be done, it can be done by tomorrow, yes। लेकिन अब एक बात समझो, तुम लोग सारे के सारे जो मुझे सवाल बनाकर भेज रहे हो, दो चार बच्चों के अलावा, वो आखिर में पंक्चुएशन मार्क क्यों नहीं लगा रहे भाई? ऊपर वाले जो दो सेंटेंस हमने बनाए, वो दोनों सवाल इंक्लूड हुए थे स्टेटमेंट में, आई वंडर में, आईड लाइक टू नो में, तो आखिर में फुल स्टॉप लगाओ। और तीसरा वाला कुड यू प्लीज टेल मी, सवाल सवाल में इंक्लूड कर रहे हो तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ। बारीक सी बात है, समझ में आ रही है? कुड यू प्लीज टेल मी, जब सवाल सवाल में इंक्लूड होगा तो आखिर में क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन मार्क आएगा। कुड यू प्लीज टेल मी राना, if it can be done by tomorrow।
मैं आंसर इसलिए राइट नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरी वर्कशीट मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, आप खुद करेंगे इसको और बाद में फिर हम इसका करेक्शन करेंगे। अभी सिर्फ मैं 3-4 आपको करवा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि आखिर में हमें 2-3 चीजें और भी करनी है ना। टैग क्वेश्चन करना है, वर्ड लिस्ट करनी है। नंबर 4 देख लो, हाउ इररिस्पॉन्सिबल इज ही। हाउ इररिस्पॉन्सिबल इज ही। अब देखो, इस वर्ब है पहले आया और ही सब्जेक्ट है बाद में आया। इसको इंक्लूड करो आई वंडर में। आई वंडर, अच्छा इररिस्पॉन्सिबल जो है ये हाउ का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हाउ के साथ ही आएगा। आपने किसी और वर्ड को नहीं छेड़ना, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को स्विच करना है। आई वंडर हाउ इररिस्पॉन्सिबल ही इज। हाँ शाबाश, अब देखो फुल स्टॉप लगना शुरू हुआ ना, गुड। नहीं बेटे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि आई वंडर स्टेटमेंट है, इसके साथ फुल स्टॉप लगेगा। ही इज, अब्दुल्ला शॉर्ट फॉर्म आपने इस्तेमाल की है, शॉर्टकट लिया है, लेकिन जवाब सही है आपका। आई वंडर हाउ इररिस्पॉन्सिबल ही इज, आखिर में फुल स्टॉप लगाओ, यस शाबाश। एक और देख लो बस, पांचवा, हाउ कंजर्वेटिव आर दे, वुड यू माइंड टेलिंग मी। अब ये सवाल है, सवाल में सवाल इंक्लूड होगा, ठीक है, तो आखिर में यस फातिमा, गुड। परग्रथी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ आपका नाम बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मानू ठीक है। हाँ, वुड यू माइंड टेलिंग मी, शाबाश। वुड यू माइंड टेलिंग मी हाउ कंजर्वेटिव दे आर, सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब बाद में। पंक्चुएशन मार्क का ख्याल करो बेटा, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाओ। वुड यू माइंड टेलिंग मी हाउ कंजर्वेटिव दे आर, शाबाश। चौथा समझ में नहीं आया, आई वंडर हाउ इररिस्पॉन्सिबल ही इज, बस ही पहले ले आओ, इस बाद में ले जाओ, सब्जेक्ट पहले करो, वर्ब बाद में करो। हाउ कंजर्वेटिव दे आर, उसामा, उस्मान, किस्वा। नंबर 5 वाला किस्वा, हाउ कंजर्वेटिव दे आर, दे सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में चला जाएगा। इफ झलक आएगा वहां पर जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनाएंगे, ठीक है विपाल। अगर हमने मिसाल के तौर पे कैन से, इस से, शैल से, विल से, हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनाया है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इफ का इस्तेमाल। शहीर, गुड गुड, ठीक है। थर्ड वाला बता दूं, मरियम कह रही हैं, कुड यू प्लीज टेल मी इफ इट कैन बी डन बाय टुमारो। इफ ऑलरेडी लगा दिया मैंने, इट कैन, इट सब्जेक्ट था पहले चला गया, कैन वर्ब है बाद में आ गया। इफ इट कैन बी डन बाय टुमारो। सालेहा, पहले वाले में से डू निकल गया बेटा, क्योंकि डू डज डिड सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जब भी एम्बेडेड क्वेश्चन आप बनाओगे ना, तो एम्बेडेड में डू डज डिड इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज एम्बेडेड क्वेश्चन इज मेड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट। एम्बेडेड क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर बनाया जाता है, लिहाजा उसमें डू डज डिड नहीं आता। बस ठीक हो गया बेटा, इसको हम यहाँ रोकते हैं। पूरी वर्कशीट में आपके पास प्रैक्टिस शीट के अंदर डाल दूंगा फोल्डर में, आपने फोल्डर देख लिए होंगे अपने। तो प्रैक्टिस शीट्स वाला जो फोल्डर है ना बेटा, उसके अंदर जो आएंगे उनको प्लीज आपने जरा तवज्जो के साथ सॉल्व करना है, ताकि आगे का काम हमारा आसान हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चले आ जाइए अगले टॉपिक की तरफ। सवालात में जो दूसरा सवाल है वो है टैग क्वेश्चन। ये जरा तफसीली है, तवील है, इस पर जरा टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कंसंट्रेट करें, बीच पे सवाल करने से जरा गुरेज करें, ठीक है बेटा। अगर सवाल कोई आता भी है ना दिमाग में, तो उसको साइड पे कहीं पे लिख लें, आखिर में मुझसे पूछ लें। कुर्रतुलैन, ये गाइडेंस वीडियो जहाँ पे आती है ना, उसको आप चेक करें, वहां पे आपको तफसील मिल जाएगी। रोजाना आपके पास एक गाइडेंस वीडियो आती होगी, उसको आप देखें, उसमें आपको बताया गया होगा कि आपने किस तरह फोल्डर को चेक करना है, ठीक है कुमार। मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स ये होते हैं बेटा कुमार। आमना ऑफ करने से मसला हल नहीं होता, मुझे रिस्पांस भी देखना होता है ना असल में। अगर वो चैट हम नहीं देखेंगे तो फिर थोड़ा सा पता नहीं चलता ना। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बच्चे सवाल करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल करने से पता है क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है। मारूफ, बेहतर है अभी पहले से आवाज। जब आप सवाल करने पर फोकस्ड होते हैं ना, जाहिर है आप सवाल टाइप कर रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ या आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस बनाएं कि जब एक्सप्लेनेशन चल रही हो ना, तो उस वक्त आप क्या करें, उस वक्त खाली सुनने पर और देखने पर फोकस करें, फिर सवाल बाद में कर लें। ब्रेक लेंगे बीच में हम 5 मिनट का, उसमें आप सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह।
नहीं तौफीक, बहुत देर हो गई बेटा, आप लेट हो गए थोड़ा सा नाश्ता करने में, क्लास काफी देर से चल रही है। टैग क्वेश्चन, आ जाइए अगले सवाल की तरफ। अब मैं चैट बंद कर रहा हूं, देखिएगा। टैग क्वेश्चन इज बेसिकली अ कंफर्मेशन क्वेश्चन। मैं इसको जूम कर दूं, ठीक है। टैग क्वेश्चन इज बेसिकली अ कंफर्मेशन क्वेश्चन। देखो कभी ऐसा होता है बेटा कि तुम सवाल करते हो और वो सवाल जो है वो अपने ही स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर तुमने दोस्त से कहा कि कल तुम क्लास में नहीं आए थे, और ये कहने के बाद तुम्हें ख्याल आया कि यार शायद आया था, पता नहीं आया था कि नहीं आया था। यू आर नॉट श्योर, यू मेक अ स्टेटमेंट एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। आपने एक स्टेटमेंट दिया और आप उस स्टेटमेंट के बारे में श्योर नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने स्टेटमेंट के साथ एक छोटा सा कंफर्मेशन क्वेश्चन लगा देंगे। उस कंफर्मेशन क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन बोलते हैं। उर्दू में वो होता है ना। तुम कल नहीं आए थे, है ना। ये है ना टैग क्वेश्चन है। तुमने खाना खा लिया है ना। ये है ना टैग क्वेश्चन है। उर्दू में बस इतना ही है, बल्कि और सिमट जाता है। जब आप जरा फ्लुएंसी में बोलते हैं तो ये है ना सिमट कर खाली ना रह जाता है। तुम झूठ बोल रहे हो ना, ये ना क्या है, टैग क्वेश्चन है। तो मेरी मदद करोगे ना, ये ना क्या है, ये टैग क्वेश्चन है। तो टैग क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा, कंफर्मेशन क्वेश्चन। इंग्लिश में इसमें बड़ी वैरायटी है। और रतुलैन, आई विल कम टू यू इंशाल्लाह बेटा, पहले जरा सुन ले। टैग क्वेश्चन में इंग्लिश के अंदर बड़ी वैरायटी है। पहली बात तो ये समझ लो कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन क्या मतलब हुआ। जो सवाल होगा, सेंटेंस के अंदर जो सवाल होगा, तो सेंटेंस के दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक पार्ट के अंदर स्टेटमेंट आएगा। पहले जाहिर है आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसके बारे। देखिए बेटा अभी सही है, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सही है, अभी ठीक है, आवाज क्लियर है, डिस्कनेक्ट हो गया था असल में। जी देखिए बेटा अभी आवाज क्लियर है। यस ठीक है दूबा, थैंक यू दूबा। ठीक है केंजा नसार, थैंक यू बेटे, बस ठीक है। अच्छा अब आप देखें, इसके अंदर मैं आपसे कह रहा था कि जब आप, जी थैंक यू, जब आप टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो जो सेंटेंस होगा ना उसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट के अंदर स्टेटमेंट आएगा और दूसरे पार्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है देख लीजिए, स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के साथ फिर क्या है, क्वेश्चन है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये देखें, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्या होगा, टैग पॉजिटिव होगा। ये बुनियादी बात है, उसको समझ लें। इफ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, द टैग विल बी नेगेटिव, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, द टैग विल बी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है आपको। ये दोनों चीजें एक दूसरे के बरक्स होंगी, ऑपोजिट होंगी, राइट। अगर आप पॉजिटिव टैग बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखें मैंने हाईलाइट किया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये बात तो हमने समझ ली कि जब भी आप सवाल बनाते हैं तो उसके अंदर वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है ना। जी आतिका, योर कमेंट्स आर एब्सोल्युटली विजिबल बेटा। जब आप सवाल बना रहे हैं तो सवाल में हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आएगा। कब, अगर पॉजिटिव टैग बन रहा है। अगर आपका टैग पॉजिटिव है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले होगा और सब्जेक्ट बाद में होगा। यो वेलकम आतिका। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट बिजी, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आई एम नॉट बिजी नेगेटिव है, तो उसका टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट।
गुड, ठीक है बिस्मा। नेगेटिव है ना, तो टैग पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव टैग कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब एम आ गया, सब्जेक्ट आई आ गया, बस खत्म। आई एम नॉट बिजी, एम आई, ये एम आई क्या हो गया? ये हो गया टैग क्वेश्चन। स्टेटमेंट नेगेटिव था, टैग हमने पॉजिटिव बनाया। दूसरा देखिए, दे हैव नॉट गॉन होम, दे हैव नॉट गॉन होम, स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है, गुड नवाल। तो टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये आ गया हैव हेल्पिंग वर्ब, और ये आ गया दे सब्जेक्ट। और ये दोनों चीजें बाय द वे आपको स्टेटमेंट से ही मिल जाएंगी। सवाल बनाते वक्त जो आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, वो आपको स्टेटमेंट से ही मिल जाएगा। जो स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब था वही टैग क्वेश्चन में आएगा, और जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट था वही टैग क्वेश्चन में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तुम्हारा टैग पता चलेगा ना बेटा, जो स्टेटमेंट होगा उसको देख के पता चलेगा। जैसे यहां देखो, शी विल नॉट डू द डिशेस, शी विल नॉट डू द डिशेस। सेफलट स्टेटमेंट असल में जो दो हिस्सों के अंदर मैंने कहा ना डिवाइड होगा, उसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट का पार्ट होगा और दूसरा टैग क्वेश्चन का पार्ट होगा। जैसे यहां देखो, शी विल नॉट डू द डिशेस, ये स्टेटमेंट है, तो ये एक पार्ट हो गया। अब आगे आपको टैग बनाना है तो वो दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। शी विल नॉट डू द डिशेस स्टेटमेंट है और नेगेटिव है, तो टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब विल और सब्जेक्ट शी, विल शी, ये हो गया टैग क्वेश्चन। दे हैव नॉट गॉन होम, दे डू नॉट हैव, नहीं बेटा डू नहीं आएगा ना, हैव आ गया ना बेटा अहमद। जब हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब तो वहां डू की जरूरत नहीं है। दोनों कॉमा से जुड़ेंगे, हाँ कॉमा लगेगा बीच में। जो स्टेटमेंट और टैग होगा उसके बीच में आप कॉमा लगा सकते हैं। टू नेगेटिव्स कैन नॉट कम टुगेदर मोहम्मद अम्माद, टू नेगेटिव्स जो है बेटा वो नहीं आ सकते। हाँ इजी है अम्माद, बहुत इजी है। अभी थोड़ा सा आगे एक्सेप्शंस आएंगे ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वैसे तो ये इजी है। जी किस बात? अरे ये कैसे पता चलेगा? स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो वो पॉजिटिव है ना। नॉट आ गया, नेवर आ गया, सेल्डम आ गया, ये सारे क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है ना। तो अगर स्टेटमेंट के अंदर ये वर्ड्स मौजूद हैं तो इसका मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे पहले में आई एम नॉट, नॉट आ गया, दे हैव नॉट, नॉट आ गया, शी विल नॉट, नॉट आ गया। तो कोई ना कोई नॉट, नेवर, सेल्डम, इस तरह का नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा, उससे पता चल जाएगा। बेटा मीटिंग तो अनलॉक, अच्छा आई एम सॉरी, रीज्वाइन किया था तो इसलिए शायद दोबारा से जो बच्चे आ रहे हैं ज्वाइनिंग के ऊपर। ठीक है बेटे। सेल्डम नेगेटिव देता है सेंस, जी हम ना, सेल्डम जिस जुमले में आता है वो जुमला नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा अब आप आगे देखिए, जरा आगे आ जाइए, बात तो समझ में आ गई आपको कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा? कॉमा लगाना जरूरी है बीच में जी। अगर स्टेटमेंट मिसाल के तौर पर पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। और नेगेटिव टैग कैसे बनेगा? वही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, बस बीच में नॉट लग जाएगा। पॉजिटिव टैग में खाली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट था, नेगेटिव टैग में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। अमरीन आई एम सॉरी बेटे, मुझे आपका सवाल दिखाई नहीं दिया, आप सवाल करें, अभी आप सवाल करें, मैं देख रहा हूँ। हो गया हम बात, गुड। हेल्पिंग वर्ब एंड यस नॉट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यस गुड बिस्मा। जब आप नेगेटिव टैग बनाने के लिए, जब, हाँ जी अमरीन, कॉमा लगाना जरूरी है, यही तो मैंने आपको भी जवाब दिया ना, कॉमा लगाना जरूरी है, गुड। अब आप देखिए, जब आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होगा तो एक बात याद रखें कि वो हेल्पिंग वर्ब और नॉट आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर डू नॉट है, तो वो डू नॉट नहीं होगा बल्कि डोंट होगा।
ठीक है अरसलान बेटा, मैं समझ गया आपकी बात। डू नॉट नहीं होगा, डोंट होगा। ऐसे ही कैन नॉट है तो कैन नॉट नहीं होगा, कांट होगा। हैव नॉट है तो हैव नॉट नहीं होगा, हैवंट होगा। तो नेगेटिव टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट लगेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब अलग और नॉट को अलग लिखा है तो ये टैग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल की तरफ। यहां मैंने लिख भी दिया है बाय द वे कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड होगा। ठीक है, अब आ जाइए जरा एग्जाम्पल की तरफ। राइट, एम नॉट, हाँ आ रहे हैं बेटा, अब्दुल हन्नान उसकी तरफ आ रहे हैं बेटा, वो एक्सेप्शन में आएगा। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, इसके साथ नॉट लगाया, हैवंट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्जेक्ट क्या है, वी, हैवंट वी, तो ये हो गया इसका टैग क्वेश्चन। सिंपल इजंट इट। शी शुड वर्क हार्ड, स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब शुड प्लस नॉट, शुडंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शुडंट, सब्जेक्ट क्या है, शी, शुडंट शी। जी मारूफ बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, शी इज लाइंग इजंट शी, बिल्कुल सही। हाँ कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है मोहम्मद अम्बाद, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। इटाची बात समझ में आ गई है इटाची को? ओके फाइन। जापानीज हैं हमारी क्लास के अंदर हैं। चले अब आ जाइए जरा एक्सेप्शंस की तरफ, जो सवाल आपने किया था। ही इज प्लेइंग इजंट ही, बिल्कुल ठीक है जुबैर, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं हफ्सा, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि टैग आपको गलत गिवन होगा। आर यू होम सवाल है बेटा, सवाल का टैग नहीं बनता, स्टेटमेंट का सवाल टैग बनता है। आर यू होम तो खुद सवाल है ना बेटा, तो जो सवाल है उसके साथ टैग नहीं लगेगा, टैग लगता है स्टेटमेंट के साथ। मैंने डेफिनेशन में ये बताया कि टैग क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट को कंफर्म करता है। यानी आपने एक स्टेटमेंट दिया है, सवाल नहीं पूछा, आपने एक स्टेटमेंट दिया है और आप उस स्टेटमेंट को लेकर अनश्योर हैं, तो उसे कंफर्म करने के लिए जो सवाल आप बनाएंगी वो टैग क्वेश्चन होगा। तो टैग क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट के साथ आता है, सवाल के साथ नहीं आता। ठीक हो गया? ये टेस्ट में कैसे आएंगे बेटा, ये वर्कशीट के अंदर अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगेन वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है तलहा अब्बास को, हसन ग्लिच हो गया था, हसन कह रहे हैं आवाज में। ठीक है बेटा, अभी ठीक है? इज इट बेटर नाउ? आई एम अफ्रेड वॉइस प्रॉब्लम दोबारा आ गया है, व्हाट टू डू। बिल्कुल सही नहीं है। राना अब्दुल रहमान, बफर हो रही है आवाज, ड्रॉप हो रही है, बिस्मा कह रही हैं। सुमेर, प्रशांत, प्रशांत क्लास के अंदर थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है बेटा, ये ग्लिच आ रहा है आवाज में, अब इस पे क्या कर सकते हैं? नेट कंप्लेन कर देते हैं, जी बिल्कुल आसान, अभी कर देते हैं। रीस्टार्ट करें, शफात कह रहे हैं। असल में कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम है, तो रीस्टार्ट करने से मसला हल नहीं होगा। हो गई है सही, मलाइका से सही हो गई है, ठीक है। अरसलान हम सॉरी बेटे, अब क्या करें आपके मजे के लिए, समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो लतीफा सुनाऊं मैं आपको, क्या कहते हैं? एक्सेप्शन समझाते हैं जी बेटा तलहा, एक्सेप्शंस की तरफ मैं जरा आवाज की वजह से रुक जाता हूँ। आवाज प्रॉपर हो ना तो फिर मैं समझाऊं तो समझ में आए। उवेश कह रहे हैं प्रॉपर नहीं आ रही है, स्टक हो जाती है आवाज, हाँ। ठीक हो गया, ओके फाइन। चले आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूं। मैंने कहा था कि एक्सेप्शन का मतलब होता है वो कंडीशन जहां पर कोई बेसिक लॉ अप्लाई नहीं होता। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब बेसिक था। स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, टैग नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, टैग पॉजिटिव होगा। नेगेटिव टैग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने बेसिक एक्सप्लेनेशन के अंदर समझ ली। अब आगे हम चलते हैं एक्सेप्शन के ऊपर। सवाल है पहला, आई एम हैप्पी। अर्षा अभी क्लियर है बेटे? आई एम हैप्पी स्टेटमेंट है,
मुझे बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तलहा जफर क्या करें बेटा, मुझे लगता है किसी ने नजर लगाई है हमारी पढ़ाई को। हाँ ठीक हो गया, ओके फाइन, ठीक हो गया, गुड, शाबाश। आई एम, अब पॉजिटिव आ गई है ना बेटा, अब क्या करो उसको, इसका जो टैग बनाओगे वो नेगेटिव बनाओगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है एम, इसके साथ जब नॉट लगेगा तो वो नॉट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एम और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, एम नॉट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एंट स्लैंग है, अगर आप एम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करो तो एंट हो जाएगा, एमेंट तो कोई वर्ड नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आप उसको करो एंट तो एंट होता है लेकिन वो स्लैंग होता है। और याद रखो कि जो टेस्ट होते हैं ना बड़े प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, इसके अंदर इनफॉर्मल कोई चीज नहीं आ सकती, तो लिहाजा आप स्लैंग्स वगैरह को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एंड भी नहीं हो सकता। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें टैग बनाना है, नेगेटिव टैग बनाना है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एम और नॉट आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सो व्हाट टू डू, हमें हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करना पड़ेगा और एम की जगह पे आर लगाना पड़ेगा। तो आई एम हैप्पी का टैग क्या होगा? एमेंट आई नहीं होगा, एंट आई नहीं होगा, बल्कि आरंट आई होगा। गुड, दिस इज एक्सेप्शन नंबर वन। इकरा, आर नॉट नहीं बेटा, आरंट। कॉन्ट्रैक्ट करें, देखिए कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो हमने हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस किया है, तो अगर मैं आर नॉट अलग अलग लिख दूं तो वो तो फिर मैं एम नॉट भी लिख सकता था। याद रखें कॉन्ट्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता नॉट के साथ, तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। सो यू अंडरस्टैंड? एम नॉट कोई चीज नहीं होती बेटा आतिका, एम नॉट कोई चीज नहीं होती अब्दुल्ला। एमेंट, एमेंट कोई चीज नहीं है, हाँ जी हाँ। फाइनल फॉर्म का होगा मसलन, कल आपकी बात समझ में नहीं आई बेटा। देखो आर नॉट अगर लिखोगे ना तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा ना। मैंने कहा टैग क्वेश्चन में जब नेगेटिव टैग बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना मस्ट है। आर नॉट नहीं लिख सकते, आरंट लिखना पड़ेगा जी। अगर हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते तो फिर हमें एम को आर करने की जरूरत क्या थी भाई, हम एम नॉट ही लिख देते टैग के अंदर, क्योंकि एम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना था और वो नहीं हो सकता, तो इसीलिए तो एम को हटा के आर लगाया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, आई एम हैप्पी, आरंट आई। आसान सी बात याद रखो बेटा कि आई एम का जो टैग होगा वो हमेशा आरंट होगा। क्लास आप कह रहे हैं कि बार बार लीव हो रही है आपसे, अच्छा, आई हैव नो आइडिया बेटा इस बारे में। आसान सी बात याद रखो तलहा कि आई एम का जो टैग बनेगा वो हमेशा आरंट बनेगा। आई एम टीचिंग, आरंट आई। आई एम बिजी, आरंट आई। आई एम वर्किंग, आरंट आई। आई एम हैप्पी, आरंट आई। जो भी आई एम का स्टेटमेंट होगा उसका टैग आरंट से बनाया जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं लिख सकते हसन, अलग अलग नहीं लिख सकते बेटा। अच्छा, ये एक सवाल आया है, इसको जरा देख लेते हैं। मूसा कह रहे हैं कि we make a statement for first person in past tense, so what we have to use I was or I were? Obviously I was बेटा मूसा, past tense में first person के साथ was लगेगा हमेशा, वर नहीं लगता। वर लगता है कंडीशनल्स के अंदर, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट में आई के साथ हमेशा was लगता है। दूसरा एक्सेप्शन देखो, someone is coming, someone is coming। आगे चलो, महक, महक कुमारी कौन सी ग्रामर है? महक, सवाल समझा नहीं मैं आपका। ये कौन सी ग्रामर है? अच्छा, तो ये वो ग्रामर है जो हमें आज तक नहीं पढ़ाई गई और ये टेस्ट में आती है। और ये वो ग्रामर है जिससे हम हमेशा भागते रहे, लेकिन ये जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जी नजीरा, बिल्कुल ठीक है बेटा। जी बेटा चमन, एमडी कैट के अंदर ही तो आएगी, और कहाँ आएगी? ये जो हम पढ़ रहे हैं सारा,
एमडी कैट ई कैट के अंदर ही तो आता है, और कहाँ आता है? जो सेंटेंस करेक्शन करते हैं, स्पॉटिंग एरर्स करते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन करते हैं, वो आपके ख्याल में कहाँ से आता है, कैसे बनता है? हर टेस्ट में सब कुछ तो नहीं आ सकता है इकरा, ऑब्वियसली, लेकिन जाहिर है कि कई किसी भी टेस्ट में कुछ भी आ सकता है, तो पढ़ना तो हमें सारा ही पड़ता है ना। सिलेबस जो होता है वो तो हम पूरा ही पढ़ते हैं ना, हम ये तो नहीं करते कि क्योंकि सवाल जो बनेंगे वो खाली 5 बनेंगे मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए इतने सारे सवाल याद करने की क्या जरूरत है। अभी आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए होंगे, है ना? तकरीबन कोई 10 पोएम्स थी, 7 चैप्टर्स थे, एक नॉवल था। इन सब के सवाल जवाब मिला करके सैकड़ों बन जाते हैं, है ना? सैकड़ों बन जाते हैं। लेकिन पेपर में कितने आते हैं? पेपर में आते हैं कुल मिला करके 12 सवाल, ग्रामर को हटा के। और 12 में से करने कितने आपने? 6 सवाल, 8 सवाल मैक्सिमम। तो अब आप कहें कि 8 सवाल के लिए सैकड़ों सवाल हम क्यों याद करें? तो सिलेबस के अंदर चीजें तो हमें कवर करनी पड़ती है ना बेटा। अच्छा, अब देखिए, समवन इज कमिंग। समवन इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जैसे नीचे कुछ और लिखे हुए हैं। समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, somebody, everybody, anybody, nobody, ये सारे indefinite pronouns हैं। इनको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, इनको टैग क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये रिप्लेस हो जाते हैं दे के साथ। ये है एक्सेप्शन नंबर 2। यानी अगर स्टेटमेंट के अंदर समवन आया है, एवरीवन आया है, एनीवन आया है, तो ये टैग क्वेश्चन में नहीं आ सकता, लिहाजा वो रिप्लेस हो जाएगा दे के साथ। हमें जेंडर मालूम हो ना मालूम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। हम अब्दुल्ला इन तमाम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को दे के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब जैसे यहां लिखा हुआ है समवन इज कमिंग, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट था, टैग हमें नेगेटिव बनाना था, तो हमने क्या किया, समवन को रिप्लेस करके दे लगाया। और जब दे आ गया तो दे के साथ इज नहीं आ सकता, तो हमने उसको आर कर दिया। तो समवन इज कमिंग आरंट दे, ये हो गया इसका टैग क्वेश्चन। हाँ विशाल, क्यों? इसलिए कि दे आ गया ना समवन की जगह, क्योंकि हमने समवन को दे से रिप्लेस कर दिया, तो अब दे के साथ इज नहीं आ सकता, इसीलिए हमने दे के साथ क्या लगाया, आर लगाया। समवन इज कमिंग आरंट दे। आई बात समझ में? एक और देख लो, एक और देख लो। मिसाल के तौर पर, एवरीवन इज हैप्पी, मिसाल के तौर पे एवरीवन इज हैप्पी। अब इसके अंदर आपको टैग बनाना है, बताओ कैसे बनेगा? सब में आरंज नहीं आएगा बेटा, वो तो स्टेटमेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इस्तेमाल होगा। एंट स्लैंग है बेटा, आशिर, एंट स्लैंग है। वोना, गोना, ये सारे जो है वो स्लैंग्स होते हैं, तो रिटन इंग्लिश के अंदर इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नहीं, वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन फातिमा बताइए, एवरीवन इज हैप्पी का क्या होगा? जवेरिया, एंट नहीं हो सकता बेटा, एंट स्लैंग है, ये नहीं आ सकता। बिस्मा सब्जेक्ट आई नहीं है, सब्जेक्ट है एवरीवन। जी हाँ तलहा, बिल्कुल ऐसा ही है। एवरीवन इज हैप्पी। अब इसके अंदर एवरीवन क्या है? यस, गुड। एवरीवन क्या है? एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जी जवेरिया, एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन टैग क्वेश्चन में नहीं आता, उसको हम रिप्लेस करते हैं दे के साथ, ठीक है। अब जब दे आ जाएगा तो दे के साथ इज नहीं आ सकता, लिहाजा हमें आर लगाना पड़ेगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो टैग नेगेटिव बनेगा, आरंट हो गया। दे, आरंट दे, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। जी मुजम्मिल, बिल्कुल ठीक है ये बात, आरंट दे, ठीक है। एक और देख लो, एनीवन कैन सॉल्व दिस, एनीवन कैन सॉल्व दिस, इसका बनाओ क्या होगा?
isn't नहीं हो सकता बेटे अब्दुल्ला, क्योंकि दे के साथ इस नहीं आ सकता. Anyone can solve this. बनाओ. मोहम्मद अम्माद, इनडेफिनेट प्रोनाउंस की जगह दे इस्तेमाल होता है, ये मैंने बताया है बेटा 11 बजे, सॉरी 9 बजे. गुड. नहीं, एनी वन कैन सॉल्व दिस. अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है ना. अब इज एम आर नहीं है, कैन है. यस गुड हुरिया. कैश. गाजी. यस. नहीं, कुडंट नहीं होगा बेटा, कैन है, कैन. यस वेरिया. मुनज्जा इजंट नहीं है बेटा, कैन है हेल्पिंग वर्ब. अहमद ठीक है, रिजा ठीक है. एनीवन कैन सॉल्व दिस. अब देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा. कैन के साथ हमने नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कैंट हो गया. और एनीवन की जगह क्या आ गया? दे आ गया. क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है एनीवन, वो टैग क्वेश्चन में नहीं आ सकता. कैन दे होगा. बिल्कुल ठीक है फातिमा, बिल्कुल सही है बेटा. आ रही बात समझ में आपको? किसवा, आपका आंसर भी सही है बेटे. एनीवन कैन सॉल्व दिस, कैन दे. दुर्रे मखनून. राइट, दुर्रे मखनून आपका जवाब भी बिल्कुल सही है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फातिमा दे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं. तीसरा एक्सेप्शन देखो, समथिंग इज बर्निंग. ठीक है, समथिंग भी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है. समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जो थिंग वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जिनमें थिंग आ रहा है, ये भी टैग क्वेश्चन में नहीं आ सकते. इनकी जगह इट इस्तेमाल होता है. जो वन वाले हैं और बॉडी वाले हैं, समवन, समबडी, जो वन वाले और बॉडी वाले इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं उनकी जगह दे आता है. और जो थिंग वाले इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं उनकी जगह पे इट आता है. बस इतनी सी बात है. समथिंग इज बर्निंग, टैग क्या बनाया? इजंट इट. क्यों? क्योंकि समथिंग की जगह इट आ गया. जी. नहीं, शुरू में नहीं आएगा तलहा, टैग क्वेश्चन में आएगा सारी. ठीक है, एक और देखो. एवरीथिंग इज पॉसिबल. बनाओ टैग, इसका क्या होगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल. यस गुड, शाबाश. हाँ, अब आप ट्रैक पे आ गए ना सारे. गुड. अब मजा आया ना. इजंट इट. बिल्कुल ठीक है. एवरीथिंग इज पॉसिबल, इजंट इट. एवरीथिंग को हमने इट से रिप्लेस कर दिया और हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो टैग हमने नेगेटिव बनाया. जुलेखा एब्सोल्युटली करेक्ट. नजीद, नबीहा, यासिर, जवेरिया, सनम, हमना, एब्सोल्युटली राइट. ये नाम मैं वक्तन फवक्तन इसलिए लेता हूं ताकि आपको ये एहसास हो कि मैं आपको देख रहा हूं, आपको इग्नोर नहीं कर रहा. बहुत सारे नाम बीच में आ रहे होते हैं जो स्लिप ऑफ होते हैं. शफात, आमिना, आमना. ओके, आमना शौकत सेज. राइट. इससे कनेक्शन फील होता है ना असल में. आपको भी देख रहा हूँ बेटे, आपको भी देख रहा हूँ. देखें, ये जो देखना है ना मुबश्शिर, ये असल में दिल की आंखों से है. हाँ, दिल की आंखों से देखना है ना, इसके लिए सर की आंखें जरूरी नहीं है, दिल की आंखें भी काफी हैं. चले जी, आगे चलें, एक्सेप्शंस पे आ जाए. मैं चाह रहा हूँ ये टॉपिक कंप्लीट कर लें क्योंकि फिर अगले वीक में क्लास होगी तो इसमें वर्कशीट दूंगा ताकि वो सॉल्व करके आप रखें. तो अगली क्लास में फिर आप क्या करें उसको डिस्कस कर लें. एवरीवन. अली खान, आपको देख रहा हूँ बेटे, बिल्कुल देख रहा हूँ. देखे, मैंने देखा नहीं देखा. एनीथिंग जो है वो उसकी जगह भी इट आ जाएगा बेटा. नबी है, बिल्कुल एनीथिंग की जगह भी इट आएगा. पैसिव फॉर्म की तो एक अलग टॉपिक है ना नबी है, उसकी तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको अभी छोड़ दें. लेट्स हैव सम फूड. आई बिलीव आप सबने नाश्ता किया हुआ है तो ये खाली एग्जाम्पल है. लेट्स हैव सम फूड. अब मुझे बताइए कि ये लेट्स वाला जो है इसका टैग कैसे बनेगा? जितने भी लेट्स वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें आप इनवाइट करते हैं सामने वाले को किसी चीज के लिए.
और उसका जो टैग है वो हमेशा शेल के साथ बनता है। जी हाँ, फ्यूचर टेंस आता है इसके अंदर बेटा। लेट्स का जो टैग बनेगा जवेरिया वो शेल के साथ बनेगा। लेट्स हैव सम फूड, शेल वी, ये सिंपल है। लेट्स सर्व पाकिस्तान, शेल वी। अरसलान समवन समबडी वाले में ये बताया था कि वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस दे के साथ रिप्लेस होते हैं, और समथिंग एवरीथिंग जो थिंग वाले इनडेफिनेट प्रोनाउंस है वो इट के साथ रिप्लेस होते हैं। ईसा बेहतर है बेटा आवाज पहले से भी। जेड लेट्स वाले तमाम स्टेटमेंट्स का टैग बनेगा शेल वी के साथ बेटा, कांस्टेंट है। लेट्स सर्व पाकिस्तान, शेल वी। लेट्स लर्न गुड इंग्लिश, शेल वी। लेट्स डू आवर जॉब, शेल वी। लेट्स प्ले क्रिकेट, शेल वी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट लेट्स वाले, इनके लिए जो टैग बनेगा वो शेल वी के साथ बनेगा। अच्छा, आमना इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है बेटा। अगर आपने लेट्स के साथ पॉजिटिव बनाया तो भी और नेगेटिव बनाया तो भी, दोनों का जो टैग होगा वो शेल वी होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटे। लेट्स डू समथिंग, शेल वी। ठीक है मोहम्मद उस्मान, बिल्कुल ठीक है। शेल की जगह विल नहीं आ सकता फातिमा, वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है और ये यहाँ शेल ही इस्तेमाल होगा। आतिका विल इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं विल इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा। परेशान दिमाग की आंखों से हाँ नहीं, असल में दिल की आंखें जरा ज्यादा रोशन होती है ना। अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो दिल के साथ अकल का होना, दिमाग का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी खाली दिल से भी काम लेना चाहिए। लेट्स और लेट बेटा, ये लेट्स में एक आता है असल में एपोस्ट्रोफी, तो अगर कोई बगैर एपोस्ट्रोफी के लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है। हाँ, थैंक यू मुनीबा। अगर कोई लेट्स को बगैर एपोस्ट्रोफी के लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है। आदाब अर्ज है अली खान। तलहा शायरी जो है ना, उसके बगैर तो लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जा सकती ना। कभी मौका मिला तो मैं आपको अच्छी सी कोई नज्म सुनाऊंगा, आपको अंदाजा होगा कि आपकी अपनी लैंग्वेज कितनी रिच है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जिसको पोइट्री का सेंस ना हो वो लैंग्वेज और लिटरेचर ना पढ़ाए। इसलिए कि लैंग्वेज इवॉल्व ही पोइट्री से हुई है। आपको पता है ना, सबसे पहले क्या चीज बनी लिटरेचर के अंदर? पोइट्री बनी। पोइट्री से फिर ड्रामा बना, पोइट्री से फिर नॉवेल बना, पोइट्री से फिक्शन वजूद में आया, पोइट्री से प्रोज बना, सारी चीजें पोइट्री से निकली हैं। तो अगर आप पोइट्री नहीं जानते या उसका इंटरेस्ट नहीं रखते तो फिर आप लैंग्वेज ना पढ़ाएं। लेट्स टेक अ ब्रेक, शेल बी जवेरिया बिल्कुल सही एग्जाम्पल है आपकी, लेकिन ब्रेक मैं 15 मिनट के बाद दूंगा इंशाल्लाह। लंबा ब्रेक होगा अगले हफ्ते तक का, तो आप आराम से फिर उस ब्रेक को एंजॉय कीजिएगा। अभी जरा काम थोड़ा बाकी है ना और टाइम कम है, तो इंटरप्शन की वजह से, नेट की वजह से थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो गया हमारा, वरना मैं ब्रेक 5 मिनट का आपको दे देता। अगली एक्सेप्शन, ओबे द लॉ। कोई बता सकता है कौन सा सेंटेंस है, इसका नाम क्या है? ओबे द लॉ। आईफोन लेट्स में पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है, लेट्स में खाली शेल भी आता है। जी, इंपैरेटिव, शाबाश नबीहा। याद रखें इंपैरेटिव दो तरह का होता है, नंबर 5 और 6 देखें। इंपैरेटिव दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। बिल्कुल ठीक है बिस्मा। अगर आपने पॉजिटिव इंपैरेटिव बनाया है तो उसका टैग वोंट यू होगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट होती है। अगर आपका इंपैरेटिव पॉजिटिव है तो उसका टैग नेगेटिव होगा और हमेशा वोंट यू होगा। कानून कहा था ओबे द लॉ वोंट यू, वर्क हार्ड वोंट यू, हेल्प द नीडी वोंट यू, स्पीक इंग्लिश वोंट यू। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंपैरेटिव हैं, तो लिहाजा इनका जो टैग बनेगा वो हमेशा वोंट यू के साथ बनेगा। हाँ असद, वो मैंने जवाब दिया ना बेटा, वो वाला ब्रेक जो है 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह। 15 मिनट के बाद मैं आपको
4 दिन का ब्रेक दूंगा, फिर अगले पीर को इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। वोकैबलरी करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे आखिर के 5 मिनट में इंशाल्लाह। किसवा, क्या समझ में नहीं आया बेटा? नेट मेरा खराब है? अच्छा, शफात कह रहे हैं कि सर आपका नेट खराब है। आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शफात। शफात हैं या शाफेत हैं, वैसे ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मगर शाफेत। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कल तो परसों बिल्कुल सही क्लास हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 5 वाला इंपैरेटिव है बेटा, और इंपैरेटिव अगर पॉजिटिव हो तो उसका टैग वोंट यू से बनता है, और अगर इंपैरेटिव नेगेटिव हो तो उसका टैग विल यू से बनता है। जैसे ये देखें नंबर 6, डोंट वेस्ट योर टाइम विल यू। हसबा, पॉजिटिव होगा इंपैरेटिव तो वोंट यू, और नेगेटिव होगा इंपैरेटिव तो विल यू। डोंट वेस्ट योर टाइम विल यू, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स विल यू, डोंट मेक हेस्ट विल यू, डोंट कीप बटरफ्लाइज इन योर स्टमक विल यू। मुहावरा है, क्या मतलब है इसका? डोंट कीप बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। थैंक यू सनम। हाँ, लेट्स के साथ हमेशा शेल भी होगा अब्दुल्ला। आगे आ जाओ नंबर 5 6 पे। बताओ। डोंट कीप बटरफ्लाइज इन योर स्टमक मुहावरा है। इसका मतलब होता है डू नॉट हेजिटेट। जैसे आप कहते हैं ना कि हिचकिचाओ मत, हेजिटेट ना करो, तो उसको मुहावरे में कहते हैं डोंट कीप बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। पांचवा और छठा महानूर मैंने ये बताया बेटे कि इंपैरेटिव दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इंपैरेटिव है तो उसका टैग वोंट यू होगा, और नेगेटिव इंपैरेटिव है तो उसका टैग विल यू होगा। कांस्टेंट है, हमेशा ऐसा होगा। जैसे ओबे द लॉ वोंट यू, बिहेव वेल वोंट यू, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स विल यू, नेवर वेस्ट टाइम विल यू। बस इसको याद कर लें। आगे देखें नंबर 7, अगला एक्सेप्शन। ओबे द लॉ वोंट यू होगा किस पर? ओबे वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंपैरेटिव होता है बेटा। नंबर 7, आई रेयरली विजिट माई फ्रेंड्स। अब देखो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है डू आई। ओबे मतलब एहतराम करना, मलाइका कानून का एहतराम करो। ओबे द लॉ मतलब कानून का एहतराम करो। समीरा, सवाल करें बेटा। अब बताएं बेटा, आई रियरली विजिट माई फ्रेंड। ये जो रियली है, रियरली नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। ये देखें कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ गए। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। सेल्डम, नेवर, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक बात कॉमन है कि ये सब के सब नेगेटिव होते हैं। नेवर तो हम जानते हैं ना, नेवर का हमें पता है कि नेवर तो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन नेवर के अलावा, हाँ लिटिल भी हो सकता है लेकिन लिटिल एडवर्ब नहीं है ना। फ्यू भी हो सकता है लेकिन फ्यू एडवर्ब नहीं है। इन सब का एक ही मतलब है एमजे। जैसे नेवर का मतलब है कभी नहीं, ऐसे ही सेल्डम का, रेयरली का, बियरली का, हार्डली का, स्केर्सली का, इन सब का तकरीबन वही मतलब है जो नेवर का मतलब है। बस इनकी जो इंटेंसिटी है उसमें फर्क है थोड़ा सा, लेकिन उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, उसकी जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखें कि ये सारे अल्फाज जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये एडवर्ब्स हैं, और ये सब के सब क्या है बेटा? ये नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव हैं तो इसका मतलब इनका टैग क्या होना चाहिए? इनका टैग पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आई रियरली विजिट माय फ्रेंड्स के अंदर टैग क्या बनाया? डू आई। डोंट आई नहीं कहा, डू आई कहा। इसी तरीके से एक और देखें, ये लिटिल आ गया, ठीक है। लिटिल जो है ये भी नेगेटिव है। अब इसके साथ जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। जैसे ही टेक्स लिटिल शुगर इन हिज टी, नेगेटिव सेंटेंस है। कैफ, नेगेटिव सेंटेंस बनाया लिटिल ने।
ही टेक्स लिटिल शुगर इन हिज टी, मतलब वो अपनी चाय में चीनी नहीं लेता। लिटिल का मतलब है नहीं लेता, तो इसका टैग पॉजिटिव होगा, डज ही। इसी तरह से फ्यू जो है ये भी नेगेटिव है। अगर आपने कहा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसका मतलब क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है, ना होने के बराबर है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। इसका टैग भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आर देयर, राइट। कैफ इंपैरेटिव वो होता है जिसमें कोई ऑर्डर आप देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको इंपैरेटिव कहते हैं। पहचान ये है कि वर्ब की बेस फॉर्म से यानी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, राइट। हसबा दोबारा सुन लीजिए। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये इनको मैं नीचे ले आता हूं एक साथ, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, राइट, ये सारे के सारे, और ये जो लिटिल और फ्यू मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये सारे के सारे ये नेगेटिव माने जाते हैं, तो इनके साथ जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा, ये देखिएगा, ही इज हार्डली ऑन टाइम, ही इज हार्डली ऑन टाइम, ये मैंने आपको सेंटेंस दे दिया, फाइन। अब आपको इसका टैग बनाना है। बज़ाहिर देखने में ये पॉजिटिव लग रहा है, जी आपने बिल्कुल सही है बेटा सुहानी, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है क्योंकि इसमें हार्डली आ गया तो ये नेगेटिव बन गया, और जब ये नेगेटिव बन गया तो इसका टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इज ही, राइट। ही इज हार्डली ऑन टाइम, इज ही, इज मौजूद है ना बिस्मा, इज आएगा, इज ही, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए, मिसाल के तौर पर सेंटेंस आ गया, दे कैन seldom help the needy, they can seldom help the needy। अब इसके अंदर seldom आ गया, ठीक है। seldom से ये जुमला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कैन दे, ये हो गया इसका टैग। तो एक्सेप्शन नंबर 7 समझ में आ गया कि ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और उसके साथ दो अल्फाज और, यानी लिटिल एंड फ्यू, ये जब भी आपके जुमले में आएंगे, ये जब भी आपके सेंटेंस में आएंगे, तो आपको पॉजिटिव टैग बनाना पड़ेगा। जब भी आप इनको अपने जुमले में देखेंगे तो जुमला नेगेटिव होगा और टैग क्या बन जाएगा, टैग पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सर 10-15 मिनट ऊपर ले जाते हैं। ठीक हो गया, हाँ बेटा, आ जाइए आगे आ जाइए। ये जो एक्सेप्शंस मैं आपको करवा रहा हूं, असल में ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने समझना है। और आम तौर पे इसके अंदर जो है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, राइट। बस ये एक्सेप्शंस आपके सामने आ गए। अब इसकी जो है वो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, 2 4 5 जुमले, राइट, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि बात आपको समझ में आ गई है। अगर कोई चीज रह जाएगी तो वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली किसी क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखें, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं टैग क्वेश्चन को। मैं वर्कशीट आपके सामने खोल रहा हूँ। ये देखें बेटा, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, नंबर 1 से 5 तक हम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, हैं तो ये बहुत सारे, लेकिन हम इसको 1 से 5 तक करेंगे। देखिए मुझे बताइए, जॉन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, क्या होगा इसका टैग। वोकैबुलरी करेंगे तूबा, बस ये 5 कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह वोकैबुलरी करेंगे।
अब्दुल्ला 7 के अंदर देखिए बेटा, जी, जॉन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, जॉन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड पॉजिटिव है, टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, गुड, डजंट ही, डजंट ही, राइट। नंबर 2, देयर इज सो मच फॉग आउट देयर, देयर इज सो मच फॉग आउट देयर, इज इट, isn't it, isn't there, C, good, isn't there, we had a nice time together, we had a nice time together, did we, didn't we, hadn't we। हाँ, अब इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, सी वाले गलत हैं। डिडंट वी, देखो इसके अंदर जो हैड आया ना बेटा, ये हैड मेन वर्ब है, याद रखो, ये जो हैव होता है, हैव, हैज, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आ रहा होगा, जैसे आई हैव कॉल्ड यू, मेन वर्ब आ गया कॉल्ड, दे हैड अराइव्ड होम, मेन वर्ब आ गया अराइव्ड। तो अगर हैव, हैज या हैड के बाद आपको मेन वर्ब नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है, और अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो टैग में आ सकते हैं, लेकिन अगर ये मेन वर्ब है तो ये टैग में नहीं आ सकते, इनकी जगह पे डू वर्ब इस्तेमाल होगा। हैव और हैज की जगह डू डज आएगा और हैड की जगह डिड आएगा। तो वी हैड अ नाइस टाइम टुगेदर, इसमें देखो हैड के बाद क्या आ गया, अ नाइस टाइम, कोई मेन वर्ब नहीं आया, तो इसका मतलब हैड खुद मेन वर्ब है। अब ये टैग में नहीं आ सकता, इसकी जगह डिड आएगा। तो वी हैड अ नाइस टाइम टुगेदर, डिडंट वी, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग नेगेटिव बनाया, डिडंट वी। नहीं कुमार, डू डज आता है हैव और हैज की जगह, अगर हैव है तो डू आएगा, हैज है तो डज आएगा, हैड है तो डिड आएगा। वी हैड अ नाइस टाइम टुगेदर, डिडंट वी। हाँ, नंबर नंबर 3 का बी है। नंबर 4, नेवर पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, पोक नोज मतलब इंटरफेयर करना, नेवर पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। अब देखो ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, इंपैरेटिव है, और इंपैरेटिव में नेगेटिव है क्योंकि नेवर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो नेगेटिव इंपैरेटिव होता है उसका टैग कांस्टेंट है, क्या है, विल यू, विल यू, नेवर पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, विल यू। ये एक्सेप्शन में हमने पढ़ लिया ना, पॉजिटिव इंपैरेटिव का वोंट यू होता है और नेगेटिव इंपैरेटिव का विल यू होता है। तो नेवर पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, विल यू। ठीक है, नंबर 5 देखो, नंबर 5, लेट्स सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, आसान है, शैल वी, जी, नंबर 5 का है शैल वी, ए, गुड, लेट्स सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, शैल वी। 6 देखो, आई एम एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सन, आई एम एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सन, आरंट आई, जी, बी, आई एम का हमने पढ़ लिया, टैग क्या होता है, आरंट होता है, आरंट आई, जी। इट्स हार्डली रेन्ड एट ऑल दिस समर, इट्स हार्डली रेन्ड एट ऑल दिस समर। अब इसमें हार्डली आ गया, मैंने बताया था हार्डली वाले जुमले क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव है, टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ए, हैज इट, जी, हैज इट, बिल्कुल सही है। 8, nobody can lift this heavy box, देखो nobody आ गया, nobody की जगह प्रोनाउन दे इस्तेमाल होता है, और nobody क्या बना रहा है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, कोई भी नहीं उठा सकता इस भारी बॉक्स को, नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। nobody can lift this heavy box, can they, B, yes, can they, good। 9, Adam has an impressive personality, अब यहां भी देखो हैज आया, लेकिन ये हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है,
नंबर 7 का है बेटा ए, हैज इट। एडम हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, मेन वर्ब है, गुड। इसलिए कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आता, लेकिन इसके बाद मेन वर्ब नहीं आया, इसका मतलब ये खुद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो हैज की जगह हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डज लगेगा। एडम हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, डजंट ही? बी, यस, डजंट ही। बस आखिरी देख लो, नंबर 10, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी व्हेन यू रीच होम। डोंट फॉरगेट कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव है और नेगेटिव है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है। नेगेटिव इंपेरेटिव डोंट से बनता है या नेवर से बनता है? डोंट फॉरगेट नेवर, और डोंट वाले नेगेटिव होते हैं, टैग पॉजिटिव होगा। विल यू, बी, विल यू। मैंने बताया कि जो नेगेटिव इंपेरेटिव होते हैं उनका टैग हमेशा विल यू होता है, विल यू, यस। ठीक है, ये पूरी वर्कशीट बेटा मैं प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर डाल दूंगा, तकरीबन 50 है। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एम्बेडेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी भी मैं प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा मटेरियल के अंदर, उसको भी आप सॉल्व कर लें। अगली क्लास में इंशाल्लाह यशवानी बाकी जो करेक्शन है वो हम कर लेंगे। आज ही मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी 5 मिनट में इंशाल्लाह, आप उसको देख सकते हैं। अब आप जल्दी से आ जाइए बेटा अपने वोकैबुलरी पोर्शन की तरफ। हमने 12 तक कर लिया है, 1 से 10 तक मैंने डाल दिए हैं, 11 12, और आज हम कर रहे हैं 13। ये मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप देख लीजिए। वोकैबुलरी बिल्डर सीरीज का टेस्ट नंबर है 13। जी अब्दुल रहमान भाई, हम अपलोड करेंगे ग्रुप के अंदर, जो फोल्डर आपको बताया होगा ना 2.0 वाला फोल्डर, गाइडेंस वीडियो में देख लीजिए या पूछ लीजिए एडमिन से, पता चल जाएगा। नंबर 1, both a person's heredity and his environment help to shape his character। environment, yes। नंबर 1 का आंसर है डी, सराउंडिंग्स। देखिए एनवायरमेंट जो है वो सराउंडिंग के मानों में भी इस्तेमाल होता है, आसपास का जो आपका माहौल होता है उसको भी इन्वायरमेंट कहते हैं। नंबर 2, his natural intelligence and his experience enable him to go with the, yes, yes, वर्ड है को, with the problem, good, to cope with the problem, yes, C, good, D, the theory that business could totally be operate without the aid of government has proved to be an erroneous belief, erroneous belief, yes, erroneous belief, C, illusion, false belief। erroneous का मतलब क्या है? false, false belief, illusion, illusion को बोलते हैं जो फॉल्स आइडिया होता है, फॉल्स बिलीफ होता है, धोखा होता है, उसको इल्यूजन कहते हैं ना। नंबर 4, many business provide a kind of retirement benefit which is paid until the death of the former employee। retirement benefit, patent, subsidy, pension, bargain। रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है अमाउंट वो क्या कहलाता है? पेंशन कहलाता है, यस, सी। Number 5, the man neglected to file his income tax and therefore had to pay a fine। neglected, neglected, yes, failed, रिफ्यूज नहीं, नेग्लेक्ट, उसने इनकार नहीं किया। रिफ्यूज का मतलब तो ये है कि उसने इनकार कर दिया, तो अगर वो इनकार कर देता मिसाल के तौर पे, तो फिर वो अलग से फाइन क्यों पे करता?
नेग्लेक्ट हो गया का मतलब यानी उसकी नजरों से चूक गया, वो पे करने में नाकाम हो गया, उसको ध्यान नहीं रहा। नेग्लेक्ट का मतलब है फेल्ड। Before beginning classes, each student must fill out many forms. Fill out. Yes, fill out. Yes. Complete, eliminate, produce, or distribute. Fill out. Yes, complete. Complete. Number 7. According to its label, that medicine should take effect in about 10 minutes. Take effect. Take effect. Produce results. Dissolve completely. Be administered. Or lose, it's enough. हाँ, good. Produce results. इफेक्टिव होता है ना, हम कहते हैं फला चीज बड़ी इफेक्टिव साबित हुई, तो इफेक्टिव होने का मतलब यही है कि उसका कोई ना कोई नतीजा बरामद हो गया। She is always diplomatic when she deals with angry students. Diplomatic, कॉमन वर्ड है डिप्लोमेटिक। आउट स्पोकन का मतलब होता है मुंह फट। आउट स्पोकन, मुंह फट या बद जबान। यस। डिप्लोमेटिक माने टैक्टफुल बी। डिप्लोमेसी में क्या होता है, आप टैक्टफुली चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं ना। डिप्लोमेटिक माने टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक होना। देखो एक होता है हिपोक्रेट। हिपोक्रेटिक ये नेगेटिव है, यानी वो मुनाफिक होता है, आपके सामने कुछ है पीठ पीछे कुछ है, वो नेगेटिव है। लेकिन डिप्लोमेटिक होना तो एक आर्ट है। यानी हम कहते हैं कि यार डिप्लोमेटिक होना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैं डिप्लोमेसी मुझे पसंद नहीं है, मैं तो सीधी बात करता हूँ। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी में। हिपोक्रेसी मुनाफिकत है, वो बुरी चीज है। लेकिन डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा टेक्टफुली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। जी आमना, आई एग्री विद यू। आप उसको टेक्टफुली हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो ये डिप्लोमेसी होती है, इसको मुनाफिकत नहीं कहते। बहुत दफा सीधी सच्ची बात भी नहीं करनी चाहिए, वो माहौल के या सूरत हाल के खिलाफ होती है। तो बात देखभाल भाल के आप करते हैं ना, टैक्टफुली करते हैं। हिज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हॉबी कॉमन वर्ड है, पास टाइम, करियर, बिजनेस, वोकेशन। यस। अच्छा सॉरी, 9 मैंने मिस कर दिया, सॉरी 9 देख लें। द प्रोफेसर dictated the words to her class, who wrote them down in the phonetic alphabet. Dictated. हाँ। यस, ए, रेड। बचपन में आप करते थे ना, डिक्टेशन होता था, टीचर क्या करती थी डिक्टेशन के अंदर, पढ़ती थी और आप उसको लिख लेते थे। तो डिक्टेट का माना रीड, डिक्टेटेड माने रेड, सेकंड फॉर्म में रीड को रेड पढ़ा जाता है। एंड नंबर 10, हिज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हॉबी किन मानों में इस्तेमाल हुआ? यस, पास टाइम के मानों में इस्तेमाल हुआ। पास टाइम का मतलब भी मशगला होता है। बेटा सिलेबस सेम है असर उसका भी, यानी सेंटेंस करेक्शन होता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, वोकैबुलरी होती है, ये सारी चीजें जो हम इसमें कर रहे हैं, ये सिलेबस सारा का सारा वहां भी आपको नजर आएगा। अगर आपके पास स्टफ है, कोई किताब है, तो उसमें आप देख सकते हैं, यही तमाम चीजें हैं। ठीक है बेटा, बस बेटा अब इसको यहाँ रोकते हैं इंशाल्लाह ताला। इतना ही होता है, नहीं कि इंसा वेरी करता है बेटा, डिफिकल्टी लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है किसी क्लास के अंदर, आगे पीछे हो जाती हैं चीजें। मोहम्मद अम्बाज सही कह रहे हैं बेटा, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा क्लास के अंदर आज नेटवर्क इशू रहा, लेकिन आई होप कि बात समझ में आ गई है। थैंक यू तलहा जफर, सो आर यू बेटा। तो बस इसको यहाँ रोकते हैं इंशाल्लाह। जो वर्कशीट्स आपके पास ग्रुप में आएंगी उनको प्लीज देखिएगा, थैंक यू अहमद, और सॉल्व करके रखिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू अम्मा, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।